हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस सी सेट की मार्च सीरीज़ में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे थे, इसमें हमने अब तक 2019 तक पेपर सॉल्व करा दिए। हमने स्टार्ट किया था 2015 से, और आज हम स्टार्ट करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, सी सेट का जो पेपर है वो हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने इसमें मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट ले रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं सी सेट का 2020 का पेपर। देख लो हम अब इसमें मैथ्स वाला पार्ट कहाँ से आया है। पहले क्वेश्चन से तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, अब मैथ्स वाला पार्ट आ रहा है दोस्तों यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गुणनफल, और ये दे रखा है, ये पूरी संख्या दे रखी है 1 से, और 1 × 5 × 10 × 15 20 × 25 30 ऐसे करके 60 तक दे रखा है मल्टीपल में, ठीक है। और पूछा है कि अंत में कितने शून्य होंगे। अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको दोस्तों, अगर किसी चीज़ का शून्य निकालना है, जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों। इसके लिए देखो दोस्तों, 5 का और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। संख्या में क्या होना चाहिए दोस्तों, 5 का और 2 का मल्टीपल, जभी तो 10 आएगा। इसी प्रकार देख लो, 5 × 2 × 2 मान ले 20 है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तब भी तो ये 5 × 2 ही है ना। 5 × 2 तो आया है, तभी तो 20 आया, मतलब 0 आया है। 0 कब आएंगे, जब इसका ये 5 से और 2 से गुणा हो। ऐसे नहीं कि आपने 5 5 का गुणा, 5 5 अगर ज़्यादा हो गए इनमें तो भी बात नहीं है, 5 और 2 के बराबर वो होने चाहिए मल्टीपल, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखो इसमें पूछा है जीरोज कितने हैं। इसके लिए मैं अलग से स्लाइड खोल रहा हूँ। स्लाइड इसलिए खोल रहा हूँ दोस्तों अलग से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे आप साथ में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देख लो, आप जीरो निकालना है इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन में जीरो निकालना है। हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, देखो 1 × 5 करेंगे, अगला करेंगे 2 × 5, ये 10 का मतलब, 3 × 5 15 का मतलब, 20 का मतलब है 2 × 2 × 5। इसका मतलब सीधा कर लेंगे, 2 की घात 2 × 5, वही हो गया 4 × 5 20। अगला कर लेते हैं 25 में 5 की घात 2, सीधा 25 कर लेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5, ये हो गया 30। अगला देखते हैं दोस्तों, 5 × 7 35। अगला देखते हैं दोस्तों, तो 2 × 2 × 2 × 5, ये कितना हो जाएगा 40। इसके लिए हम क्या कर देंगे, 2 की घात 3 × 5, 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 × 5 40। ये आपको शॉर्ट कर रहा हूँ सीधा ही, ताकि आंसर जब आएगा ना वो सीधा आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, तो आएगा 3 का स्क्वायर × 5, मतलब 3 × 3 करा तो 9 आया, 9 × 5 = 45, या 45 तो है ये। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है 50। 50 कैसे होगा, 2 × 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 × 5 करेंगे जब भी दो, 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं दोस्तों, 5 × 11 55 में। अगला देखते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर × 3 × 5, ये इसका मतलब 60 है यहाँ पे। मैंने छोटा इसलिए किया है दोस्तों, ताकि हम 2 के और 5 के मल्टीपल हैं उनको गिन सके। अब देखो इसमें पूरी चीज़ में क्या देखना है, इसमें हमको इतना मल्टीपल नहीं देखना, हमको देखना है 2 और 5 कितनी बार आए। तो मैं अलग कलर ले लेता हूँ। इसमें देखो 2 5 पे देखते हैं पहले, 5 1 2 2 3 4 4 और 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 और 1 10 10 और 2 10 और 2 12 12 और 1 13 13 और 1 14, 5 है ना यहाँ पर 14 बार आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, 2 का देखते हैं हम, 2 देखते हैं दोस्तों, 5 का हटा दो, 2 का देखो हम, 2 1 तो एरिया 1, 2 2 ये बार एरिया 3 3 और 1 4 4 और 3 4 3 7 7 और 1 8 8 और 2 10, तो 2 का है ना यहाँ पे 10 बार है। अब मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, जीरो कब आएंगे, जब 2 का 5 का साथ में गुणा हो। अब देखो 10, ये ना 5 14 हैं, 5 14 बार हैं, लेकिन 10 2 है ना वो 10 बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 शून्य आएंगे, क्योंकि 4 से कोई मतलब नहीं है, अकेला 5 शून्य नहीं दे सकता, इसलिए ये 10 आएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इस प्रकार इसका आंसर ए आ गया। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको ये समझना है दोस्तों,
नंबर ऑफ जीरोस कब निकलते हैं? जब 5 का और 2 का मल्टीपल होता हो। तो इसका आंसर आ गया ए। आ गया आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। माना कि एक्स वाई जेड 3 अंक की संख्याएं हैं जहां x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, ये बोला है हमसे। तब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है। इनमें से फिर कौन से में से विभाज्य नहीं है? हमसे बोला 3 अंक की संख्या और बोला है कि 3 से विभाज्य गुणांक नहीं होना चाहिए वो। तो मान लेते हैं हम x और y और z, इसका मान मान लेते हैं। मान लो दोस्तों x का मान 1, इसका 2 और इसका 4, ये आ गया टोटल 7। अब देख लो 3 से विभाज्य तो नहीं है। अब क्या करते हैं, ये दे रखा है हमको x y और z, ये दे रखा है ना हमको। तो x का मान कितना माना है हमने, कलर दूसरा ले लेता हूँ यहीं। देखो x का मान यहाँ कितना मान है दोस्तों, पहली संख्या दे रखी है x y और z, ये दे रखा ना। अगला दे रखा है y z x, अगला दे रखा है z x y। अब देखो हाँ, x का मान कितना माना हमने, 1 माना। अगले क्या माना दोस्तों, अगले का मान लिया हमने ये y का कितना 2, इसका कितना मान लिया, इसका z का कितना 4 माना, 4 हो गया। प्लस y का कितना माना 2, प्लस z का कितना माना 4, प्लस x का 1। अगला देखते हैं और प्लस जोड़ देंगे, इसका माना 4z का, x का 1, इसका ये 2। अब दोस्तों ये जो मैंने ये मान रखा है ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, ये मैंने इसका x का मान यहाँ पे, y का मान यहाँ से और z का यहाँ से लिया है मैंने। अब इनको जोड़ेंगे ना हम पूरा, तो ये आएंगे दोस्तों 777। अब हमसे क्या बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या है इनमें जिसमें 777 का भाग ना जाए। अब देखो 3 का भाग दो, 3 का भाग देता है तो 3 2 बार जाता है, 1 बचता है, ये हो जाता है कितना 17, 17 हो गया तो 15, ये जाएगा 3 का पूरा पूरा जाएगा। और हमसे पूछा किसका नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है। 9 का देखते हैं, तो इसमें 9 का तो नहीं आ 9 का नहीं जा रहा दोस्तों। 37 का जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका हमने मान माना है 1 प्लस 2 प्लस 4, कितना हो गया 7, 7 का भाग इसमें जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों बी का मान है ना 9, इससे नहीं जाएगा, बाकी सबसे जाएगा भाग। तो इसका आंसर आ गया बी। तो ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमसे बोला है उसी प्रकार से हमने किया है। तो ये तो क्या है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 2020 में कम से कम, ये साल था जब नंबर सिस्टम के कम से कम 13 से 15 क्वेश्चन आए थे केवल नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन चैप्टर से। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि, और हर साल अभी भी ना 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं नंबर सिस्टम से। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला है आपसे कि नंबर सिस्टम कुछ टॉपिक हैं सी सेट के, उनको आप फिक्स कर लीजिए। और वो मैंने आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ इस बात को, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे फर्स्ट वीडियो है, उसमें बता रखा है मैंने सी सेट में क्या क्या महत्वपूर्ण है ज़्यादातर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू, माना कि पी क्यू आर और एस इस प्रकार प्राकृतिक संख्या है कि पी माइनस 216, क्यू प्लस 217, आर माइनस 218 बराबर, ये सब बराबर में ये चीज़ें देख लो, ये बराबर में एस प्लस 219, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी प्राकृतिक। अब दोस्तों क्या करना है, देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी हम स्लाइड खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना उसके लिए आपको एक अलग से स्लाइड खोलना ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। इसके लिए भी हम अलग से स्लाइड खोल लेते हैं और आराम से करेंगे क्वेश्चनों को, इतनी जल्दी नहीं है हमको। ठीक है, अब कह रहा है, देखो कहने का मतलब है पी, क्वेश्चन कौन सा है 9 नंबर, बोला है पी माइनस 216 2016 सॉरी 2016 है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए बराबर हम के रखते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट होता है के, इसके बराबर हमने के रख लिया। अगर हम के रखेंगे तो के प्लस 216 बराबर पी, तो पी का मान क्या हो गया, ये हो गया के प्लस 216। उसी प्रकार हम क्यू का रखेंगे, क्यू प्लस 217 बराबर के, तो क्यू बराबर के माइनस 217, ये क्यू का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम आर का करेंगे, आर माइनस 2018 बराबर के, तो आर बराबर क्या हो जाएगा के प्लस 2018। इसी प्रकार हम एस की बात करते हैं, एस प्लस 2019 बराबर के, तो के क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा के माइनस 2019। अब देखो दोस्तों ये पी क्यू आर एस इनका मान आ गया। अब क्या करना है, देखो दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ,
अब हम यहाँ पे के का मान कुछ भी रख सकते हैं। के का मान यहाँ हम 1000 भी रख सकते हैं, के का मान यहाँ हम 2000 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगी। अब मान लेते हैं हम 1000 भी रख लेते हैं, तो देखो हम के प्लस 2016 जोड़ेंगे तब पी का मान आएगा। के माइनस करेंगे तो अब माइनस करेंगे तो ये तो बड़ा नहीं होगा, माइनस वाला तो बड़ा ही नहीं हो सकता। बचा ये आर में। अब आर में देख लो आप, ये 2018 है और वहाँ पे के में कितना था, सॉरी पी में, इसमें इसमें कितना था 2016। तो एक चीज़ तो बात समझ में आ गई कि आर बड़ा होगा ना कि पी बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, आर बड़ा होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों। नॉर्मल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर आ गया ये। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है जो 1 2 3 4 5 द्वारा बनाई गई है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं करनी, मतलब अंकों को क्या बोलते हैं, इनको रिपीटेशन भी नहीं करना। तो ऐसी कितनी संख्या बना जा सकती। अब हम क्या करते हैं, हम ना ये 5 अंकों की यही संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो आप, अगर हम इसे भी लेते हैं तब इसको जोड़ते हैं तो देख लो आप, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। अब एक बात बताओ, 15 कोई अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकती। 15 में तो भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, दो संख्याओं का भाग जा रहा है। तो ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं है पहली बात तो। अगर हम मान लो रिपीटेशन में ना करें, जब भी हम उल्टा कर दें इसे, तो भी 3 अंक 4 5 अंक की संख्या है, लेकिन हम इसका योग करते हैं तो भाई ये फिर भी ये 15 योग आ रहा है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी एक भी संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या की बात होती है, अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग ना जाए। तो ये बात तो गलत है, इसलिए कोई एक शून्य ऐसी कितनी एक भी संख्या नहीं है कहने का मतलब। इसका आंसर आएगा ए। अभाज्य संख्या के बारे में पता होगा, अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें किसी का भाग ना जाए, ठीक है। तो वो है ये, हमने ये माना। अब इसको विपरीत भी कर लेंगे ना, रिपीटेशन ना करेंगे, तभी भी क्या होगा दोस्तों, तभी भी योग तो 15 आएगा, और 15 आएगा इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ए है। अगला दोस्तों ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसा क्वेश्चन 2018 में भी पेपर में भी आया था। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप क्या मान रखिए। अब आप मान रखेंगे, अब देखो आप मान रखते हैं 2 3 4 5। अब एक चीज़ देखो, आप 3 का रख के देखो यहाँ पे, तो स्टार की जगह मैंने 3 रख दिया, ठीक है। और फिर ये हो गया 13, ये हो गया 53, ये हो गया 33, ये हो गया 31। फिर जोड़ो आप, तो ये आ जाएगा 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 1 13, ऐसे लगी एक 3 दूनी 6 6 एक 6 एक 7 7 5 12 13, 133 हो गया। अब स्टार के मान पे हमने माना क्या है, 3 माना है, तो देख लो आप 133। तो इसका आंसर आ गया बी। अब इसमें मान रखना है, स्टार ये दे रखा है ना, इसमें मान रखना है और आप जोड़ देंगे तब यही आएगा। मुझे तो पता था इसलिए मैंने तो ये रख दिया, लेकिन आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखनी, तुरंत जोड़ लेना है। 2 भी रखो, 4 भी रखो, 5 भी रखो, लेकिन तुरंत कैलकुलेशन तो होनी चाहिए आपकी जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फीट और 3.5 फीट, मतलब सॉरी 3.25 फीट की छड़ें हैं, तो कम से कम कितनी आवाज नापी जाए। अब कम से कम है मतलब HCF निकालना है। अब देखो एक चीज़, आपको क्या निकालना है दोस्तों, HCF। अब देखो 75 है, सॉरी 7.5 है, इसको हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार हम इसको भी गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 750, और ये हो जाएगा 200, सॉरी 325। कहने का मतलब क्या है, इनका वो मल्टीपल करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 5 की घात 3 इंटू 2 इंटू 3। इसी का करेंगे हम 5 की घात 2 इंटू 3। अब देखो हम इसमें दोनों में कॉमन कितना है, सबसे बड़ा वो देखो 5 की घात 2 इसमें भी है, 5 की घात 2 भी इसमें है, ठीक है। तो 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25। अब देखो 25 तो आ गया। अब एक चीज़ देखो, आपने आपने 100 से मल्टीपल किया तो यहाँ 100 पे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर बी आ जाएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, देखो इसमें कुछ नहीं किया हमने, आप इतना घबराइए मत। 7.5 को हमने 100 से मल्टीपल किया है ताकि ये हमारे क्या है,
पॉइंटों में ना रहे मान। 100 से किया 750 हो गया, इसको किया तो 325 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका वो निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 की घात 3 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। मैंने किया है इसलिए आपको भी ऐसे करना है गुणनखंड, ठीक है। 5 घात 2 इंटू 13 इसका हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 5 घात 2, 5 घात 2 कर लिया हमने। पहले हमने 100 से मल्टीपल किया, आप 100 से भाग देंगे क्योंकि 100 से मल्टीपल किया था ना, भाग दिया। इसका आंसर आएगा 0.25 फुट, बी आंसर है। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ तो आपने पढ़े होंगे यार। ये बेसिक क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, फिर क्या हो गए दोस्तों, ये तो आपको ध्यान रखना है ना। अगला देखते हैं, अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 32, मतलब 30, 32 प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अवैध संख्याओं के अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है। देखो दोस्तों क्या करना है, 14 का में से एक घटाएंगे हम, 13 आएगा। 14 में से एक घटाया 13 आया, मतलब अवैध संख्या। 18 में से एक घटाया तो 17 आया। 20 में से एक घटाया मतलब 19 आया। 24 में से एक घटाया मतलब 23 आया। इसी प्रकार दोस्तों 30 में से एक घटाया तो 29 आया। 32 में से एक घटाया मतलब 31 आया। अब देखो आप एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये जो अवैध संख्या है इसमें एक जोड़ के संख्या निकली है। जैसे 13 प्लस 1 करा 14, इसी प्रकार 17 प्लस 1 18, 19 प्लस 1 20, 24, 31 और इधर 32। इसका मतलब क्या हुआ, अगली जो संख्या आएगी ना अवैध संख्या आएगी। देखो 31 के बाद कौन सी अवैध संख्या है, देखो 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, सब में भाग जा रहा है, 37 है। अब देखो अगर 37 है तो 37 प्लस 1 जोड़ेंगे, अगली संख्या तभी तो आएगी। देखो 32 के बाद 38 आएगी, क्योंकि 37 तो अवैध संख्या है, इसमें 1 जोड़ेंगे तभी तो आएगी अगली संख्या, तो 38 आएगी। इसका मतलब सी इसका आंसर है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, अवैध संख्या के बारे में बता था, और ये एक मेथड था, इसमें आपने देख लिया, लॉजिक लग गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया, और क्या चाहिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन है अगला वाला, ये क्या कह रहा है, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक पुस्तिका है जिसके पन्ने सामान्य रूप से पहले पन्ने पर संख्या 1 प्रारंभ करता है, अंकित होता है, और इस पुस्तिका में एक पन्ना फाड़ दिया जाता है। बचे हुए पन्नों के जो अंकित मूल्य है ना, उनका प्रश्नों का योग है 195। तो फटे हुए पन्नों की संख्या कौन। अब देखो दोस्तों, इसका एक वो होता है फॉर्मूला, समेसन ऑफ एन ए प्लस 2 प्लस 3 मतलब एन टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है। मतलब समेसन एन बराबर एन प्लस 1/2। अब देखो दोस्तों, अब 195 दे रखा है, हम क्या इसके आसपास की संख्या मानते हैं। देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी, हम इसके आसपास की संख्या मानते हैं। तो हम आसपास की संख्या कब कैसे होगी दोस्तों, अब देखो एन को हम मान लेते हैं 20, 20 मान लिया, ठीक है। 20 इंटू ये 20 रेख 21 हो जाएगा अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये कटा इससे 210। अब 210 है, ठीक है, 210 है, लेकिन हमारे यहाँ आया 195। इसमें 210 में से 195 घटाएंगे, कितना बचा दोस्तों, ये बचा 15। 15 बचा है, इसका मतलब क्या है, 15 बचा है तो इसका मतलब पेज जो है ना वो 15 इनका योग होना चाहिए। तो 7 और 5 15 हो गए। तो वो जो पन्ने फटे हुआ था ना, एक पन्ना वो फटा हुआ ना, उस पर पृष्ठों की संख्या थी 7 और 5। इस प्रकार इसका आंसर आ गया बी। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्त, हमने बोला है इसके आसपास चीज़ें होनी चाहिए, तो हमने 20 माना, 200 के आसपास 20 ही है, 195 का देख लो हम 200, तो इसलिए हमने 20 माना। तो अब देखा फिर इसे घटाया तो 15, 15 बचा, 15 का मतलब था 7 और एक संख्या होगी 8, तभी तो 15 हो गया। तो इस प्रकार इसका पृष्ठों की संख्या आ गई 7 और 8, बी आंसर दोस्तों। अब ये चीज़ तो आपको बेसिक होनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें कोई नई बात थोड़ी थी, ये तो सॉल्व करने थे, आपको भी करने थे, कोई नई थोड़ी थी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिक्त वाला लुप्त। देखो इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, सीधी सी बात है। देखो ए बी ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अगला भी ए बी होगा, तो इसमें ए आएगा। इसी प्रकार अब देखो यहाँ खाली है, इसमें देखो बी सी, तो इसका मतलब यहाँ पे सी आएगा। अगला देखो बी सी, अगला भी क्या आएगा दोस्तों,
अगला भी BC आएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, DC DC D। अब देखो अगला देखो, DC 2 बार है, DC 2 बार है, अगला देखो DE, अगला क्या आएगा D और E। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहला A आएगा, उसके बाद C आएगा, अगला C आएगा, उसके बाद E आएगा। तो किस ऑप्शन में दोस्तों ये, तो ये C ऑप्शन। अब इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक का मतलब है इसमें बैठ रहा है, देखो हम लगातार A B तो अगला भी A भी आएगा। इसी प्रकार C B अगला भी C भी आएगा। इसी प्रकार D C तो इसका मतलब अगला क्या आएगा D E तो E आएगा। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये तो आपको जमाना है इसमें बस। तो इसका आंसर आ गया C। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। माना कि A 3 BC और DE 2F 4 अंकों की संख्या है, जहां प्रत्येक 3 अंक बड़े अंक जो भिन्न अंक को दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग दे रखा है 15,902, तो A और D का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है A 3 BC, अगला दे रखा है DE 2F और इसका दे रखा है योग दे रखा है 2 0 9 15, ये दे रखा है। कलर चेंज कर लेते हैं और हमसे एक और चीज़ बोली कि 3 से बड़ी होनी चाहिए। अब दोस्तों 3 से बड़ी होनी चाहिए। अब मानो कि ऐसी कौन सी संख्या रखे दोनों में कि ये 2 आ जाए, तो इसका मतलब ये इसका योग 12 होना चाहिए, तभी तो आएगा 2। तो ऐसी संख्या हम C में रख देते हैं 8, क्योंकि और दूसरी बात बोली कि 3 से बड़ा होना चाहिए, और F की जगह हम रख देते हैं 4। तो हमने इसको रखा, C की जगह 8 रखा यहाँ पे, या 4 रखा, तो ये हो गया 12। 12 हो गया। अब हैंसिल होगी 1। अब देखो ऐसी संख्या रखो भी जिसमें क्या है कि 0 आए और हैंसिल 1 रहे। अब देखो एक हैंसिल तो इसकी ये 12 की, एक हैंसिल रहेगी यहाँ ये वाली, तो एक तो यहाँ हो जाएगी मतलब 3। अब B में इतना रखो कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो B में हम यहाँ 7 रख देते हैं। B का मान यहाँ पे 7 रखा, 7 और 2 9 और एक हैंसिल 10 लगी 1, फिर हैंसिल 1 लगी। अब एक हैंसिल इधर चल जाएगी तो 4, तो E में इतना रखो कि 9 आ जाए, तो E की जगह हम दोस्तों 9 रखते हैं, तो 9 आ गया। अब बचा A और D। अब A और D में दोस्तों इतना रखो कि 15 हो जाए, तो A का मान लेते हैं हम दोस्तों, A का मान यहाँ रख रहे हैं क्योंकि हमने ये संख्या रख ली, देखो 8 रख लिया, 4 रख लिया और ये 7 भी रख लिया। अब बची कौन कौन सी, तो हम कर लेते हैं A की जगह 9 और D की जगह दोस्तों 6 कर लेते हैं। 9 A की जगह 9 किया और इसकी जगह 6 किया तो हो गया 15। अब जोड़ देख लो आप, 9 6 15, तो इसका मतलब क्या हुआ, A और D का अंतर है ना 9 - 6, क्योंकि इसका मान D 6 रखा था, इसका 9 रखा था। 9 - 6 मतलब 3, इसका मान आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 3। सी आंसर है। अब इसमें क्या लॉजिक है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। इसमें जो संख्या दे रखी है इसका योग होना चाहिए नीचे वाली संख्या से। अब एक चीज़ दे रखी है 3 से बड़ा होना चाहिए, हम 3 से बड़े मान रखे, उसी हिसाब से बैठ गया, तो इसका आंसर आ गया बी, सी आ गया, सॉरी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहले भी कराए ऐसे क्वेश्चन, वो ये पहली बार नहीं आया ये क्वेश्चन, पहले भी करा चुके हैं आपको। और ये चीज़ें देखो तभी आएगी जब आप बेसिक से कॉन्सेप्ट कर रखा हो आपने, कोई हवा में नहीं आती ये चीज़ें, ये तो आपको बेसिक तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और ऐसे क्वेश्चन 2020 में ना बहुत क्वेश्चन आए थे, देखो ये वाले 2 कथन दे रखे हैं, S1 S2 नीचे दिए गए हैं, उनको उपरांत एक प्रश्न दे रखा है। 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ को 2 से अधिक रेखांकित नहीं है, ठीक है, रेखा चित्र नहीं है, मतलब 51 पृष्ठ की पुस्तक है जिसमें एक पृष्ठ में 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। एक बात हो गई पहली। दूसरी बात क्या करा है, प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है, प्रत्येक पृष्ठ पर एक रेखा चित्र है, ठीक है। अब कह रहा है क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक क्या हो सकते हैं दोस्तों, 100 से अधिक रेखा चित्र हो सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, प्रश्न को उत्तर देने के लिए दोनों कथन S1 और S2 का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु ना तो S1 ना S2 पे उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो देखो कंडीशन देखो आप, यहाँ पे कंडीशन कह रहा है 51 प्रश्नों को कम से कम किसी न किसी मतलब पृष्ठ पर 2 से अधिक तो नहीं है, तो मतलब 2 से अधिक तो नहीं, मतलब एक मान लेते हैं, तो 51 पे 51 पृष्ठ हो गए चित्र, रेखा चित्र। अगला क्या कर रहा है, प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है। अगर दोस्तों 2 से अधिक नहीं है, मतलब 2 मान लिया, पहले वाले में हमने 2 मान लिया, तो ये हो गया 102। इसमें देखते हैं तो इसमें एक है, प्रत्येक पर एक, तो ये हो गया 51। अब ये तो 100 से अधिक तो हो ही नहीं रहा,
100 से अधिक इसलिए नहीं हो रहा ना, यहाँ पे 51 है, वहाँ 102 हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 2 हो, प्रत्येक पृष्ठ पे 2 हो। ये बोला है 2 से अधिक नहीं है, 1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया सी वाला आंसर है इसमें। S1 S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसका आंसर है सी। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि पहला जो कथन है ना, इसमें बोला है कि प्रश्नों को कम से कम अंकित जो प्रश्न किए हैं उनमें 2 चित्र तो होंगे अधिक से अधिक, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 ही हो, उससे कम 1 भी हो सकता है। तो इसलिए 51 से तो ज़्यादा होंगे, लेकिन वो 100 से कम होंगे दोस्तों। तो इसमें क्या है, प्रत्येक को कम से कम 1 पृष्ठ होने देते, 51 होंगे। और हमसे बोला है 100 से अधिक होंगे ये चित्र, तो रेखा चित्र 100 से अधिक तो नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर है सी। उत्तर देने के लिए दोनों ही पर्याप्त नहीं है, इसका आंसर है सी। अब ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाया, बस इसका क्वेश्चन का आंसर लिखाने में टेंशन क्या लगता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर का कि लड़कियां लड़के, और इसका कुल प्राप्तांक दे रखा है, अंग्रेजी के माध्यम से प्राप्त किया और हिंदी के माध्यम से प्राप्त किया। इसके लिए हम दोस्तों फिर से स्लाइड खोल लेते हैं। स्लाइड में इसलिए खोल रहा हूँ बार बार क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया आपको। मैं आराम से खोलता हूँ दोबारा स्लाइड, इसमें क्या थोड़ी प्रॉब्लम आ रही टैब में, इसलिए थोड़ा सा खोलने में टाइम लगता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये वाला आपने पहले पढ़ा हुआ एलिगेशन जो होते हैं मिक्स वाले। देखो लड़कों और लड़कियों को प्राप्तांक दे रखे, तो इसमें क्या करेंगे 18, अंग्रेजी वाला ये गर्ल है और ये बॉय, ये क्या कर रहे हैं बात, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं, गर्ल और बॉय। ये 9 है, ये 8 है, और बीच में क्या है इसका कुल माध्य 8.8। ठीक है, इसको हमने ये किया, ये आपने पहले भी किया होंगे मेरे ख्याल, इसको किया दोस्तों तो ये आया 0.8 और ये आया 0.2, इसको काटा हमने तो 4:1 आ गया। मतलब गर्ल और बॉय का अनुपात आ गया दोस्तों 4:1। अब देखो अगला, देखो यहाँ पे अगला देखते हैं हिंदी में। हिंदी में प्राप्त जो किए थे उन्होंने, इधर फिर वही गर्ल, इधर ये फिर वो है, ये 8 है, ये 7 है, ये एक्स है, ये बीच वाला यहाँ पे ये वाला एक्स है। ये मैंने बता रहा ना इसी एहसास, इसको इससे किया, इसको इसको ऐसे किया, ये किया हमने तो आया x-7, इधर किया तो 8-x, ये तो आया। अब देखो दोस्तों 8-x अपॉन x-7 बराबर जो 1:4 आया था ना, इसको यहाँ पे कर लेंगे बॉयज और अनुपात गर्ल। फिर इसको हमने मल्टीपल किया किया तो 4 8 चौका 32 माइनस 4x बराबर x-7, इधर गया तो ये आ गया 5x, और ये इधर चल जाएगा 32 और 5, ये 7 जुड़ जाएगा तो 39, तो x बराबर हो जाएगा 39/5। इसका हमने भाग दिया दोस्तों, आया ये 7.8। तो इसका आंसर आ गया ये वाला, ये आंसर है इसका। तो दोस्तों ये ना, ये बेसिक जो क्वेश्चन था, ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन था, मिक्सचर वाला, मिश्रण वाला क्वेश्चन था कि भाई ये इसका उद्रेक का, ये इसका वो दूसरा उद्रेक का है, और ये बीच का वाला है माध्य वाला। हमने ये किया, इसका अनुपात निकल के आया गर्ल्स और बॉय का 4:1। हिंदी वो तो इंग्लिश में था, अब ये इंग्लिश में निकाला, सॉरी हिंदी में निकाल रहे हैं अब। तो हमने ये किया तो ये 8-x x-7 आया। अब वो जो अनुपात आया ना उसको मल्टीपल कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीपल किया, तो x का मान आ गया दोस्तों 7.8। तो इसका आंसर आ गया 7.8। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, ये एलिगेशन वाले क्वेश्चन दोस्तों, और एलिगेशन वाले क्वेश्चन तभी होंगे दोस्तों जब आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 19 नंबर का, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे, ये कोई पहली बार नहीं करा रहा आपको, ये पहले भी करा चुका हूँ। लेकिन अब क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है ब्लड ग्रुप में, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार की 2 पीढ़ियाँ हैं और 6 सदस्य हैं, PQRSTU, 3 पुरुष है 3 महिलाएं, उसमें 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित सहोदर हैं। ये बात पहले कह चुके हैं कि 3 पुरुष है 3 महिलाएं, 2 जोड़ा है और 2 सहोदर, मतलब उनकी शादी नहीं हुई। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। यूपी की पुत्री है, यू जो है वो क्या है दोस्तों, पी की पुत्री है। यू तो पुत्री है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, ये तो ठीक है। तो इसके लिए हम सर्कल करते हैं, और पुरुष के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज करते हैं, और इसके लिए हम सर्कल करते हैं। ठीक है, पुरुष के लिए हम क्या ट्रायंगल करते हैं। हाँ, देख लो आगे देखो, क्यू आर की सास है, क्यू यहाँ कहीं है, ये आर की सास है।
आर की सास है, ठीक है, ये आ गया, आर की सास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे कहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका पति हो गया, सॉरी ये क्या पुरुष हो गया। अब ये देखो, ये हो गया पति पत्नी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, टी अविवाहित है। टी अविवाहित है मतलब यू का भाई बहन कोई भी हो सकता है, यहाँ कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और एस एक पुरुष है। अगर एस पुरुष है तो ये कहाँ पे होगा, यहीं तो होगा, ये एस है, ये क्या है दोस्तों, ये पुरुष है, इसका मतलब ये यहाँ पे। अब देख लो आप, बन गया जोड़ा, ये इसका पति पत्नी हो गए, ये इसका पति पत्नी हो गए, और ये दो सहोदर हो गए, देख लो आप, ये पति पत्नी, ये पति पत्नी, ये पति पत्नी, और ये सहोदर हो गए, भाई बहन हो गए, मतलब बन गया। अब क्वेश्चन क्या करें, आर यू का पति है, आर देखो, आर ये रहा, और यू कहाँ है, ये रहा, ये तो नहीं हो सकता। आर एस की पत्नी है, आर जो है एस की पत्नी है, हाँ ये बात सही है, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों बी, बस इसका आंसर आ गया बी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आप सब सॉल्व करेंगे ना पेपर, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जब आप चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको आराम से आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीच वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बीच वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, ये बोला है हमसे 12 जनवरी को क्या कर रहे हैं, संडे है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो है ना। अगला देखो, 15 जुलाई को रविवार है, यदि एक अधिवर्ष है। अब देखो 15 जुलाई को निकालते हैं, पहले वाला ऑप्शन के लिए हम 15 जुलाई का निकालते हैं क्या वार था, ठीक है। और ये बोल रहा है अधिवर्ष हुए, मतलब लीप वर्ष होने चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देख लो आप, जो हम ऑड डे निकालते हैं वो तो आपको पता होगा, जो महीना स्टार्ट होता है उसकी डेट, और जो महीने पे समाप्त हो रहा है उसकी डेट, उनकी दोनों को डेट लिखते हैं, बाकी काम ऑड डे निकालते हैं। जैसे तो जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। अब क्या है देखो, जनवरी में कितना दिन है यहाँ पे, जनवरी में दोस्तों यहाँ बच रहे हैं, कितने दिन बच रहे हैं दोस्तों, ये देख लो आप। जनवरी के लिए हम यहाँ 19 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है, 29 का महीना है ये, क्योंकि लीप वर्ष है, हम यहाँ बात कर रहे हैं लीप वर्ष की, लीप वर्ष सॉरी अधिवर्ष लीप वर्ष है। तो 29 का मतलब इसका ऑड डे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा देखो दोस्तों, ये 31 हो जाएगा, 3 हो जाएगा मार्च का, इसका अप्रैल का 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और बची कितनी तारीख, 15 तारीख बची लास्ट में। अब देखो 19 जनवरी, जनवरी के में 19 दिन रहे, तो इसको काट लो, हम 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, मतलब बचा कितना, 5 बच गए यहाँ पे, ठीक है। अब 5 बच गए, इधर भी इसको काट लो, ये 14 और एक यहाँ बच गया, ये तो बचा, एक यहाँ बच गया। अब दोस्तों देखो एक चीज़ देखो आप, इसमें देखो 5 और 1 6 और 3, 6 और 3 कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 और 3, 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 हो गए दोस्तों, 11 और 3 हो गए कितना, 14, 14 और 2, 14 और 2 16 और 1 17, 17। अब 17 हो गया दोस्तों, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, बचे 3, तो 3 तो वहाँ फिर वो बुधवार होना चाहिए, ये बोला है आपको उसी बार वही बार होना चाहिए, तो ये बात तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता, तो बुधवार बता रहे हैं यहाँ पे उस दिन के लिए। तो अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, 15 जुलाई को रविवार है, यदि वर्ष अधिवर्ष है, यदि वर्ष अधिवर्ष नहीं है। अगर अधिवर्ष नहीं तो दोस्तों यहाँ जो हमने 29 में एक माना ना, इसको घटा लीजिए, तो 16 बचेंगे। यहाँ हम जब काट पीट के देखेंगे तो 16 बचेंगे संख्या में, 16 बचेंगे, फिर भी मंगलवार हो रहा है, उसी दिन तो नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। अगला देखते हैं, 12 जुलाई को रविवार है, तो वर्ष का अधिवर्ष क्या हुआ। अब क्या है, यहाँ की जगह हम क्या करेंगे दोस्तों, 15 की जगह हम 12 कर लेते हैं, 15 की जगह हम 12 कर रहे हैं, और अब चीज़ों को जोड़ रहे हैं, यहाँ हम 5 था ही, तो 5 और 1 6, 6 और 3, 6 और 3 9, सॉरी 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 14, और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 और 2 हो जाएगा 16। अब क्या 12 में से ये बच जाएंगे 16, 16 हो गया ना, ये बच जाएंगे 5, 5 क्यों बचेंगे, क्योंकि 7 में भाग देंगे 12 में, 7 में भाग दिया तो बचा 5, 5 और ये 16 हो गया, 5 और 16 कितना हो गया 21, 21 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब उस दिन भी रविवार होगा, इसके लिए ये सी ऑप्शन सही है,
ये इसका आंसर है। दोस्तों ये कैलेंडर का बेसिक वाले क्वेश्चन थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। कैलेंडर आपने बेसिक से पढ़ा है तभी ये क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो खुद से क्वेश्चन पूछ लेना। ये कैलेंडर आपको बेसिक पढ़ा होगा तभी क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 से हो रहे होंगे। देखो ये हो रहे हैं यहाँ से, फिर से 28 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो आगे के क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग वाले। अब देखो आप 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चार संख्याएं पी क्यू आर एस संबंध दो कथनों पर S1 S2 दे रखे हैं, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या कह रहा है। आर बड़ा है पी और क्यू से, पी एंड क्यू से। एस सबसे बड़ा नहीं है, मतलब सबसे बड़ा नहीं है तो मतलब छोटा ही होगा। चारों संख्याओं में कौन सा सबसे बड़ा है। अब देखो आप, एस बड़ा नहीं है तो मतलब एस तो है ही नहीं है, एक्स से कोई मतलब ही नहीं। पी और क्यू से बड़ा आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर ही तो हुआ, आर सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बोल रहा क्या है हमसे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त में प्रश्न देने के लिए सही है। देखो पहले देखो, S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं। इसलिए नहीं है कि भाई एन का तो बता दिया, एस के बारे में बताया नहीं है इसमें, तो ये तो नहीं है। S2 भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एस के बारे में बताया, S1 के बारे में नहीं बताएगा जब तक हमको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों का S1 कथन S1 S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु ना तो अकेला A और ना ही अकेला S2, मतलब ना तो S1 और ना S2 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। क्यों नहीं थी, कि अगर S2 के बारे में नहीं बताया कि S सबसे बड़ा नहीं है, तो हम बड़े के बारे में नहीं बता सकते, और अगर R और बड़ा है N सबसे, तो N के बारे में नहीं बताया, जब तक नहीं बता सकते थे। तो इसका आंसर आएगा C। दोनों की जरूरत है हमें यहाँ पे, दोनों कथनों की जरूरत है, तब इसका आंसर आएगा C। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 79 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 79 कह रहा है कि दो कथन है, सॉरी 79 नहीं, ये 29 है, सॉरी 29 है, मेरे से गलती से निकल गया फ्लो में, तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन आपको बताते समय थोड़ा ध्यान नहीं रहता। तो ये 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, S1 S2 वही कथन वाला क्वेश्चन देख लो, ये बहुत रिपीट हुए थे इस बार, मतलब कथन दे दिया ना आपको, एक नॉर्मल क्वेश्चन का वो सिचुएशन दे दी थी। एन आवाज संख्या, ये बात की, एन को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। एन 10 और 20 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं से है, तो एन का मान देखो 10 और 20 की बात कर रहा है, तो 11 13 आवाज संख्या और है 17 19। अब देखो दोस्तों, आवाज संख्या है, अब इसमें भाग देते हैं जब 1 बचता है, तो 4 का इसमें देते हैं जब 1 बचता है, तो इसमें भी 1 बच रहा है, इसमें भी 1 बच रहा है, तो ऐसी संख्या 2 हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही है। S1 जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। S1 तो नहीं है, क्यों नहीं है, कि S1 में तो केवल अभाज्य संख्या दे रखी है, ना कि इसके बारे में। S2 के बारे में तो बिल्कुल नहीं दे रखा, तो S1 के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या तो और भी तो हो सकती है भाई, 2 3 4, 2 3 5 7 11, ये सब अभाज्य संख्या होती है, तो ये हम उत्तर देने के लिए पर्याप्त तो नहीं है। इसका S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमको अगर अभाज्य संख्या के बारे में नहीं बताता तब भी हम नहीं कर पाते, ये तो बात है यहाँ पे, तब भी नहीं कर पाते, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, दोनों प्रश्न S1 S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु ना तो पहला और कहीं ना ही दूसरा इसका उत्तर देने का, ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, हमको इन दोनों को अलग करने पर भी उत्तर आ जाएगा, तब भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि एस एन के आवाज संख्या के बारे में दे दिया, इसके बारे में दे दिया। अब ये जरूरी थोड़ी है भाई कि ये यही संख्या होंगी, अलग भी संख्या हो सकती है ना, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा है, डी, कि S1 S2 सात प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों को अगर साथ ले लें तो भी क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। तो ये प्राइम नंबर जो आपको होते हैं ना, या आप जानते होंगे प्राइम नंबर जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ये इसके बारे में क्वेश्चन था, और ये चैप्टर है दोस्तों नंबर सिस्टम का, देख लो आप, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो इसका आंसर डी था। अगला क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का संबंध दो कथन दे रखे S1 S2 के उपरांत प्रश्न का उत्तर दिया गया है, उनका गुणनफल 21 है।
और उनका योगफल 10 है। दो संख्याएं क्या हो सकती है? तो 10 का कब हो सकती है? 7 और ये हो सकती है 3, एक हो सकती है 1 और 21, तभी तो उसका गुणन मतलब योग के बारे में बोला है। तो 7 और 3 होगी, जो वही संख्या होगी जिनका योग 10 होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल करेंगे तो 21 ही रह जाएगा ये। और हमसे बोला है इनका योग होना चाहिए 10 और मल्टीपल होना चाहिए 21, तो ये होगी 3 और 7 वाली संख्या। तो वो संख्या होंगी 3 और 7। अब क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर देने के लिए कथन कौन सा सही है? तो S1 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, S2 भी नहीं, दोनों S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और ना ही S1 और ना ही S2 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर आ गया सी। तो ये देख लो आप, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें क्या अलग से है? अब ये तो आपको बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए दोस्तों, अब इतना तो आना ही चाहिए आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो सी सेट में इतना तो आना ही चाहिए बेसिक। अगला देते हैं 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर 50 मीटर उड़ जाता है, और फिर वह चलता है तो बाईं ओर 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूरब की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक मूल्य से किस प्रकार दिशा में? कह रहा है उसका मुंह, जो घर का मुख है ना, पूरब की ओर है और घर के पीछे से चला है वो। ये देखो, पीछे से चला है तो घर का पीछे से मतलब पहले तो आप दिशा ज्ञान होना चाहिए, देखो ये तो बेसिक होना चाहिए। ये होता है नॉर्थ और ये होता है एस मतलब साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ये तो होता है। अब देखो आप, घर के मुख है ना वो पूरब की ओर है, अब वो बोला है घर के पीछे से चला है, तो घर का मुख अगर पूरब की ओर है तो उसका पीछे, घर का पीछा पिछला ऐसा क्या होगा, ये घर है तो वो होगा दोस्तों पश्चिम, तो ये पश्चिम चला है 25 मीटर, पहली कंडीशन। अगला क्या कर रहा है, फिर वो दाएं मुड़ता है 50 चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, यहाँ चला, ये 50 चला। अगला क्या कर रहा है दोस्तों, ये हटाता हूँ मैं तो आपको बेसिक के लिए बताता है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो ये आएगा, फिर अगला 25 मिनट चल जाता है, कहाँ किधर, बाएं मुड़कर, बाएं चलेगा 25 यहाँ पे। और हमसे पूछा है अब वो कौन सी दिशा में, तो देखो दोस्तों, अगर दिशा निकालनी हो तो हम वहाँ से तीर खींचते हैं, तो ये सिचुएशन बन गई। अगर ये सिचुएशन बन गई, मैंने आपको अभी बताया था ये वाला, ये वाला, तो देखो दोस्तों, ये वाली सिचुएशन बनी यूं, तो इसका मतलब क्या हो, यूं बनी यूं, तो इसका मतलब क्या हो, वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट, मतलब क्या हो, उत्तर पश्चिम दिशा हो। तो इसका आंसर है डी। अब ये तो आपको आना चाहिए दोस्तों, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें क्या बड़ी बात थी, आपको बनाना आना चाहिए भाई, दिशा निर्देश के बारे में तो ज्ञान ही होना चाहिए आपको। इसका आ गया डी, इसमें कोई नई बात थोड़ी थी, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कथन है, इनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, इनके बारे में देखना है। देखो पहला देखो, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, ठीक है, और सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अगला निष्कर्ष क्या दे रखा है, सभी संख्याएं जो है दोस्तों वो क्या दे रखी है, 6 से विभाज्य है, और सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है। अब भाई 6 से तो विभाज्य हो सकती है, तो 2 और 3 से हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 4 से विभाज्य हो। अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर लिखे गए निष्कर्षों को दो तर्क दीजिए और कौन सा निकाला जा सकता है। तो भाई पहला तो निकाला जा सकता है, तो 3 और 2 से विभाज्य हो तो 6 से विभाज्य होती है, लेकिन 4 से नहीं होती दोस्तों। क्यों नहीं होती, 12 है, 4 से है, लेकिन अगली है 18, 18 4 से नहीं है, जबकि ये 2 और 3 से विभाज्य है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए इसका कथन ये केवल कि 3 से विभाज्य, सॉरी 6 से विभाज्य हो सकती है, इसका निष्कर्ष यही है, 4 से नहीं हो सकती, बस यही इसका आंसर आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, ये आ गया स्लोगन वाला, नीचे दिए गए दो कथन दे रखे हैं और उनको निष्कर्ष निकालना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन दे रखे हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, सभी बिल्लियां, ये कैट है, ये क्या है, कुत्ते हैं, डॉग बन गई।
ये डॉग हो जाएगी, बाहर की इससे बाल कह रहा है सभी काली हैं। ये डॉग हो गया और ये ब्लैक हो गया, काले हो गए। अगला क्या बन सकता है दोस्तों, सभी कुत्ते काले हैं। ये है कुत्ते, ये देखो ये क्या है, ये ब्लैक हो जाएंगे, ऐसे बनेगा ये दूसरा बाल। तो ये सी हो जाएगा, कैट हो जाएगी, ये डॉग हो जाएगा, और ये ऊपर वाला ये ब्लैक हो जाएगा और ये डॉग हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते काले नहीं है, तो कुछ कुत्ते बाहर की तरफ हो जाएंगे ना, तो ये वाले काले नहीं रहेंगे। सामान्य ज्ञात कीजिए कि अपेक्षा करते हुए कि ऊपर दिए गए कथनों का और कथनों को निकाला जा सकता है। देखो इसमें देखो कथन एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सभी कुत्ते काले, सभी तो नहीं है। इसको देखते हैं तो इसमें तो सभी है, लेकिन इसमें सभी नहीं है। इसको देखते हैं तो इसमें सभी नहीं है, तो इसलिए पहला गलत। अगला देखते हैं कथन दूसरा, कथन दूसरे के बारे में, तो कुछ कुत्ते काले नहीं है, तो कुछ इसमें तो पूरे काले हैं। तो इसमें देखते हैं तो पूरे काले, उसमें पूरे नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना एक और ना दो, तो इसका आंसर है सी। अब ये तो आपको तुरंत ही बनाने चाहिए पहले आ रही तो भाई उनके बारे में दे रखा है, उसके हिसाब से इसका आंसर आ गया सी, आंसर आ गया। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें क्या अलग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। ये दे रखा है, और ऊपर दिए गए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके बाद विषम संख्या आती है। कितनी विषम संख्याएं जिनके बाद विषम संख्याएं आती हैं, ऐसी कितनी है देखो। एक देख लो 5 1, अगला 7 3, अगला देखो ये भी हो गया 3 9, अगला देखो ये हो गया 5 7 3 1 5 1। इधर देखो विषम संख्याएं, इधर देख लो आप इनमें नहीं है, देख लो तो ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो ऐसी 6 संख्या दोस्तों बी आंसर। देखो विषम संख्या मतलब देखो यहाँ पे भी देखो 7 और 3 है, लेकिन 3 के बाद 9 भी है, ये भी विषम संख्या है। इसी प्रकार 5 7 है, अगला देखो 3 1 है, लेकिन 1 के साथ 5 भी है, बाकी विषम संख्या नहीं नीचे। तो इसका मतलब ऐसी 6 संख्या हो सकती है जिनके बाद तुरंत क्या है दोस्तों, तुरंत तो आ जाए, क्या बोलते हैं, विषम संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति। इसके लिए हम अलग से क्या करते हैं दोस्तों, स्लाइड खोल लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए फिर से स्लाइड खोल लेते हैं और आराम से समझना है क्वेश्चनों को, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे 2 3 क्वेश्चन आए हैं जो थोड़ा टफ है, अब ये वाला भी टफ सा ही है, अगर आपने इसका बेसिक कर लेंगे तो ये भी कोई टफ नहीं है इतना। देखो लड़कों की एक पंक्ति में एक छोड़ जाएगा, हम क्या बड़ी पंक्ति बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। एक छोर से 16वें स्थान पर है, ये जो है छोर से 16वें स्थान कहीं यहाँ है, ये है। बी दाएं छोर से 18वें स्थान, तो बी कहीं यहाँ है, ये बी की बात कर रहा है 18वें स्थान। वो बोला है उस हिसाब से बोला है हमने। जी ए के दाई 11वें स्थान पर, तो जी कहीं यहाँ है जी कहीं यहाँ पे, यहाँ पे जी, ये 11वें स्थान पर, ठीक है ठीक है। अब कह रहा है जी ए के दाएं स्तर 11वें स्थान पर, बी तीसरे स्थान पर है। अच्छा बी से तीसरे स्थान पर कहीं हो, ठीक है। तो 1 2 और 3 स्थान यहाँ रख दिया। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं देखो, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इधर है ना 15 लड़के हैं, ठीक है ठीक है। और इधर बचे कितने फिर, ये है, ये इधर हो गए 18, इधर हो गए 17, भाई 17 तो बचे इधर, इधर 17 हो गया। अब देखो एन की और इसके बीच में क्या, कितने का अंतर है, ये 7 का अंतर है। इधर देखा तो ये 7 का अंतर है, और ये आपको बता ही दिया। अब देखो क्या 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 हुआ, यहाँ तक तो ये हो गया 16, इधर देखे हमने तो ये हो गया बीच वाला 7, जोड़ेंगे इनको। इधर देखा तो ये 17, ये 18 तक, यहाँ तक है, तो ये फिर 18 ये जुड़ जाएगा, ये सभी जोड़े तो 41, इसका आंसर आ गया। टोटल स्टूडेंट थे 41। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, किधर से आ रहा है कैसे आ रहा है। बी से तीसरे स्थान पर देख लिया हमने,
फिर इधर ये देख लिया हमने 16वें स्थान पर, इधर देख लिया 15 थे, एक यहाँ होगा 16 हो गए। इधर देखा तो इसमें दोनों का अंतर कितने का है, 7 का है, क्योंकि ये 11वें स्थान पर है यहाँ पे कहीं, ये बताया ना वो 11वें स्थान पर है बी तीसरे से, तो इसलिए ये 7 का अंतर आया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर आ गया 41, और ये आपको बना लेना है तुरंत ही, तभी चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। इसके लिए कोई अलग से नहीं करना हमको। और ये स्लाइड को हम खोल के रखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन आएगा एक दो, उनको इसमें करा लेंगे। और ये नॉर्मल क्वेश्चन है अगला वाला, देखो इसको भी करा लेते हैं। देखो 36 नंबर का 3 कथन दे रखे हैं, A/S1 S2 S3, और ये वाला 35 नंबर क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख कर लीजिए। ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ आपको जमाना है, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका, कोई नई बात नहीं थी इसमें। अगला 36वां देख लेते, 3 कथन दे रखे हैं S1 S2 S3, जिनके उपरांत एक प्रश्न दे रखा है, कथन दे रखा है C D से बड़ा है। तो कहने का मतलब कोई ऐसे कर लिया मैंने, ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये कह रहा है C D से बड़ा है, हमने D बड़ा मान लिया, ये D है, और यहाँ कहीं थोड़ा इससे छोटा मान लेता हल्का सा, यहाँ कोई C है, ठीक है। पर A और B से बड़ा है, A जो है B से बड़ा है, A जो है ये बड़ा है, ये है, और ये B है। D सबसे बड़ा है, बिल्कुल हो गया इसमें सबसे बड़ा, A B से बड़ा है, ये भी हो गया। A B C D में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से लिखे गए, S1 अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, C D से बड़ा है, A B से बड़ा है, लेकिन बड़े के बारे में नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा तो S2 में दे रखा है ना, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं S1 S2, इन दोनों को देखते हैं, लेकिन A B के बारे में देखा होता, सॉरी हमसे पूछा छोटा ना कि बड़ा, तो देखो S1 का देने से कोई मतलब नहीं है, S2 और S1 सॉरी S1 और S2 का एक साथ उत्तर देने के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, कोई छोटे छोटे से मतलब है, गलत। अगला देखते हैं C, S2 बड़ा सबसे और A B से बड़ा, ये S3, ये भी नहीं हो सकता। S1 और S3 को देखो एक साथ, S1 देखा C D से बड़ा है बिल्कुल, A B से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे B के बारे में आ गया, और B सबसे छोटा है, इसके बारे में पूछा है हमसे, तो ये आएगा इसका D आंसर, और D आ गया। अब देख लो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको आना ही चाहिए यार, देखो इतनी बेसिक चीज़ नहीं आई तो फिर क्या आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 100 के विरुद्ध कितनी ऐसी पूर्णांक संख्या है जिनके अंक 4 हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 4 से, 14 24 34 44 54 64 74 84 94, ये तो होगी ऐसी संख्या। इसके अलावा ये 41 वाला, 42 वाला, 43 44 44 है, 45 46 47 48 और 49, ये संख्या होगी। हमसे बोला है 4 से विभाजन नहीं होनी चाहिए। 4 से विभाज्य कौन कौन सी नहीं है, देखो 14 नहीं है, 24 तो है, 4 से विभाज्य कौन से पहले देख लेते हैं, 4 है, 24 है, 44 है, 94 है, 84 है, 74 नहीं है, 64 है, 44 है, 48 है, ये तो 4 से विभाज्य है। 5 की जो बची है ना, ये 4 से विभाज्य नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बाकी जो संख्या है ना 12 संख्या है ऐसी, तो इसका आंसर है सी। तो नॉर्मल क्वेश्चन देख लो, अब आराम से क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आपको बेसिक क्वेश्चन चीज़ों को समझ हो गई, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन इसे भी हम सोल्व करेंगे। देखो समझने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हम स्लाइड को इधर छोटा कर देते हैं हल्का सा, तब चीज़ें समझ में आएंगी। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके लिए हम ये पेन लेते हैं ब्लैक वाला। देखो क्वेश्चन को मैंने नज़दीक लिया है, जूम कर दिया मैंने। माना कि दो धातुओं के घनों को पी क्यू क्रम से एक्स वाई आयतन दे रखा है, एम एन द्रव्यमान दे रखा है, क्यू प्रत्येक भुजा पी की दुगुनी है, क्यू का द्रव्यमान पी के दुगुना है। तो माना यू बराबर एम अपॉन एक्स, तो बी बराबर एन अपॉन एक्स है, तो कौन सा कथन सही है। देखिए क्वेश्चन देखने में टफ है लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे। पी और क्यू के बारे में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, पी दे रखा है, इधर क्यू दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका मास दे रखा है, द्रव्यमान ये मास दे रखा है, और ये वॉल्यूम दे रखा है, बी मैंने करा है।
ये है दोस्तों, ये है एक्स है, ये मान लिया हमने वाई, ये मान लेता है हम एम है, और ये मान लेते हैं एन। ठीक है, ये मान रहे हैं, ये दे रखा है यहाँ पे, देखो मान नहीं रहे, मतलब दे रखा है। ठीक है, हमने रख लिया। एक चीज़ और बताइए, पी बराबर 1 और क्यू बराबर 2a। अगर पी बराबर ए मान लिया तो दोगुना है इससे क्यू, इससे दोगुना है क्यू, मतलब 2a है। ठीक है, अब देखो पी का आयतन निकालते हैं, तो पी का आयतन निकाला तो पी एक्स जो है ए का क्यूब हो जाएगा। क्यू का आयतन निकालेंगे वाई बराबर 8a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 2a का क्यूब होता है 8a क्यूब। अब देखो मास ऑफ पी एन क्या है, u इंटू एक्स, मतलब क्या हो गया, यू एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीपल करते हैं, x का मान ए क्यू रखा है, तो u इंटू ए क्यू, मतलब क्या हो गया, u ए क्यू, इसका मास हो गया। तो ये हो गया समीकरण 1। अगला देखते हैं मास क्या है दोस्तों। अगले का मास दे रखा है मास ऑफ क्यू, क्यू का m बराबर b इंटू 8a क्यू, क्योंकि b देखो आप यहाँ दे रखा है, ये वाला ये b दे रखा है, इसलिए इसका b इंटू 8, ये हो गया सेकेंड समीकरण। इन दोनों का मान रख लेते हैं, देखो तो ये होगा क्यू एम बराबर 2 इंटू मास ऑफ पी। देखो इसका हो गया u 8 ए क्यू बराबर 2 इंटू, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा v इंटू ए क्यू से ए क्यू कट गया, ये 2 से 4 बार गया, तो 4u बराबर, सॉरी 4b है, ये b है और ये u है, 4u बराबर ये b है, और ये दोस्तों ये u है और ये b है, b बराबर 4 है, तो इसका आंसर आ गया u बराबर 4b, u बराबर 4b, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर ए आ गया। अब देख लो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ इसलिए था, आपको द्रव्यमान के बारे में, आपको आयतन के बारे में, मतलब कहने का मतलब है आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और ये क्वेश्चन टफ हो गया था थोड़ा सा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप छोड़ देना दोस्तों, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन करने हैं, हमको 75 क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें टाइम लगता है तो आप छोड़ देना, अगले आगे क्वेश्चन बहुत करने होंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि तीनों छात्र एक समान आयु के हैं और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की जो आयु है उसका अंतर 20 का है, तो शिक्षक की उम्र कितनी है। देखो 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है टीचर है और 3 स्टूडेंट है, S1 S2 S3, और इनका एवरेज दे रखा है 20, तो इनका योग आ जाएगा 80, इनका योग आ गया। अब क्या कर रखा है, S1 और S2 और S3 जो है ये हम मान लेते हैं x ईयर साल के। ठीक है, अब देखो T1 S1 S2 S3 इन तीनों का योग, इन टोटल को आता है 80 योग आया था। अब टीचर का मान लेते हैं हम, अंतर है ना 20 का, तो x प्लस 20 प्लस इन सब का मान हमने x तो x बराबर 80, तो ये टोटल जोड़ा तो 4x प्लस 20 बराबर 80, तो x यहाँ हो जाएगा, ये 20 में 60 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर गया नहीं है तो ये 20 इधर ये चल जाएगा, तो ये 60, तो x बराबर 60/4, मतलब x बराबर 15। अगर x बराबर 15 आ गया बच्चों का, तो x प्लस कितना 20 था, तो टीचर का कितना हो जाएगा 15 प्लस 20, तो टीचर है ना 35 साल का हो जाएगा, सी आंसर है। अब देखो दोस्तों मैंने इतना स्पीड से कराया था, आप सोच रहे होंगे इतना स्पीड से बता दिया, पता ही नहीं चला। सीधी सी बात है, तीनों चारों का, एक तो टीचर है और 3 उनके स्टूडेंट है, उनका औसत आयु 20 वर्ष, तो 20 वर्ष औसत आयु मान ली, उनको गुणा किया तो उसका योग आ गया 80। अब कह रहा है कि भाई टीचर और स्टूडेंटों को प्रत्येक का ना 20 का अंतर है उम्र में, तो S1 S2 S3 बराबर x वर्ष मान लिया, टीचर और तीनों स्टूडेंट का सी मान ली, x प्लस 20 हमने टीचर का माना, बाकी बच्चों का x मान लिया,
एक्स एक्स माना तो ये हो गया, टोटल हमने जोड़ा और ये कैलकुलेशन निकल के आई, फिर उसका एक्स का मान 15 आया और एक्स में क्या 20 जोड़ दिया और 15 में 20 को जोड़ा तो उसको टीचर की आयु आ गई। टीचर हो गया भाई 35 वर्ष का। इसी प्रकार ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने कार खरीदी और वो 3 लाख, कितना है 3 लाख है ना, ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख में बेच दी तो 20% हानि उठानी पड़ी। तो उसने जो गाड़ी खरीदी ना, कितने में खरीदी? तो ये लाभ हानि क्वेश्चन है। देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉस हुआ है, उसको क्या हुआ है, लॉस ऑफ 20%, 20% बराबर एस पी। इसके बराबर दे रखा है 80% ऑफ सी पी के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 80% सी पी, 80% ऑफ सी पी बराबर 3 लाख, ये तो हुआ। तो 100% सी पी निकालना है हमको ऑफ सी पी, बराबर क्या होगा 3 लाख इन अपॉन में 80 इंटू 100 कर देंगे और हम जब करेंगे इसको तो ये आएगा दोस्तों 3,75,000, 3,75,000। तो उसकी जो सी पी था ना दोस्तों, वो खरीदी थी ना गाड़ी, वो 3,75,000 में खरीदी और हमने 3 लाख में बेच दी, तब जाके हम 20% की हानि उठानी पड़ी। तो इसका आंसर आ गया 3,75, डी आंसर। अब ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है कि सी पी के बारे में, एस पी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। दोस्तों ये अब 40 तक क्वेश्चन समाप्त हुए। अगली वीडियो में हम 2020 के आगे के जो क्वेश्चन हैं मैथ और रीजनिंग वाले, उनको सॉल्व कराएंगे। तो आशा करता हूँ कोई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसके बारे में बता सकते हैं, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगली वीडियो हम उसे सही करा देंगे दोस्तों और सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।